हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने सोचा है कि हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आज का फर्स्ट टॉपिक लिया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी कुछ टॉपिक्स को कवर करवा चुकी हूँ। उसमें टॉपिक वाइज नहीं किया था, उसमें मिक्स एमसीक्यूज़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि अभी क्या है, पंजाब में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं, जैसे जूनियर ऑडिटर हो गया है ना, अकाउंटेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2, काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। या फिर हम कॉमर्स का नेट का एग्ज़ाम्स कह देते हैं, उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको बता दूँ कि टू टर्म्स हैं, फर्स्ट इज़ बुक कीपिंग एंड सेकंड इज़ अकाउंटिंग, राइट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अच्छा, हम क्या बोलते हैं कि बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मतलब बुक कीपिंग में क्या आ जाता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, राइट। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल में। ठीक है, पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब लेजर बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम उसकी समरी बनाते हैं, मतलब कि ट्रायल बैलेंस करते हैं, राइट। ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस तक का जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा आ जाता है हमारा बुक कीपिंग में। ठीक है, मतलब जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस तक। ट्रायल बैलेंस तक आ जाएगा बुक कीपिंग में। ट्रायल बैलेंस के बाद है जो, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग। मतलब ट्रायल बैलेंस जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, उस ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद। और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहाँ तक है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन है जो फर्स्ट, वो क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल है, राइट। अभी हमने क्या देखा कि रिकॉर्डिंग हम किस स्टेज में करते हैं, बुक कीपिंग में करते हैं। नेक्स्ट है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, कि फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो रहा है बिजनेस के ऊपर, तो ये नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये हम किस में देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। तो ये किस में आ जाता है, ये अकाउंटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये भी नहीं आएगा, ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देर वॉज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000। ठीक है, उसने क्या बोला है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, ठीक है, 2 लाख की गुड्स हैं जो वो सेल कर दी, तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो ये क्या है, ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या फिर एक इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है या फिर ट्रांजैक्शन क्या होती है, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन होती है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे मैं कह दूँ कि मैंने किसी से कुछ परचेज़ किया, तो मैंने परचेज़ किया किससे, तो दो पार्टीज़ होगी, राइट। या हमने किसी को सेल किया है तो भी दो पार्टीज़ होगी। किसी को रेंट पे किया है तो एक पर्सन रेंट देने वाला हो गया, एक लेने वाला हो गया, राइट। तो उसमें दो पार्टीज़ हैं। सैलरी पे की है, दो पार्टीज़ हैं। इवेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक इवेंट हैपन होता है, उसमें दो पार्टीज़ का होना जरूरी नहीं है। और मेनली जो इवेंट होता है ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। जैसे इसने क्या बोला है कि जब गुड्स बेची 2 लाख की, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक बच गया 10,000 का, तो ये ट्रांजैक्शन तो है नहीं, इसमें कोई दो पार्टीज तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है, ये एक इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए पार्ट ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो, वो किसका पार्ट है? तो मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, राइट। बुक कीपिंग हमारी ट्रायल बैलेंस तक खत्म हो जाती है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं हम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डैश ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लैरिफाइड पब्लिक अकाउंट्स enumerated the functions of accounting।
ठीक है। जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, वो किसने एन्यूमरेट किए हैं, तो इसका सही आंसर आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने एन्यूमरेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है? इज़ ए क्लैरिकल वर्क? नहीं, ये क्लैरिकल वर्क नहीं है। इज़ अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर? नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी अकाउंटिंग नहीं है। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ना हम मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि जो मैनेजर्स हैं वो सही तरीके से डिसीजंस ले सकें, ठीक है, वो सही तरीके से डिसीजंस ले सकें, इसलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड। जो डायरेक्ट एडवांटेज, जो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? ऑप्शंस हैं प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्वियस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम प्रिपेयर करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नेक्स्ट है असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को भी असरटेन करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स को हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, कस्टमर्स हैं, कोई भी है, सभी को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड करके हमें क्या मिलेगा? हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। या फिर जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू। डबल अकाउंटिंग सिस्टम है जो, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लुकास पैक्यूली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 31 दिसंबर 2005 अशोक लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड। अब इसमें देखना, इसमें क्या बोला है? 31 दिसंबर 2005 को, ठीक है, अशोक लिमिटेड है जो, उसने एक मशीन परचेज की, किससे? मोहन लिमिटेड से। कितने की? 1,75,000 की। दिस इज़, तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, बट उसने ना स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है कि ईयर ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को। क्लियर? ईयर है जो वो ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि दो पर्सन है, ठीक है, दो पार्टीज होगी यहाँ पे, एक अशोक लिमिटेड और एक मोहन लिमिटेड, मतलब एक परचेजर हो गया, एक सेलर। तो ये ट्रांजैक्शन तो है, राइट, ये ट्रांजैक्शन तो है, बट ये एट द ईयर एंड, है ना, एट द ईयर एंड हो रही है, तो इसलिए ये इवेंट भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, दैट इज बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस राइज। जब प्राइस राइज होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? कि इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो जब प्राइस राइज हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है जो प्राइस राइजिंग की, वो किसके अंडर हैंडल करते हैं हम? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर, या फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंडर? तो किसमें हैंडल करते हैं इस प्रॉब्लम को हम? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स हैं जो, वो कौन कौन से हैं? मतलब शेयर होल्डर्स आते हैं उसमें? बिल्कुल आते हैं। गवर्नमेंट भी आती है, वेंडर्स भी आते हैं, राइट, सभी आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल नहीं होती? तो टोटल सेल्स बिल्कुल होते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड सबसे ऊपर पहले सेल्स ही डालते हैं, राइट। देन टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियस है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रोस लॉस हो रहा है, या नेट प्रॉफिट हो रहा है नेट लॉस हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस भी शो होता है। उसके बाद कैपिटल, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी साइड हम कैपिटल डालते हैं, ये भी शो होती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो, ठीक है, कि प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आ रही है, ये शो नहीं होती है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हम मेनली किस में देखते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइज इज एन। ठीक है, हमने 5,000 रुपये रेंट पे किया है ऑफिस का।
तो ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाए, राइट। हम कोई रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनर्स इक्विटी इज। तो चलिए सबसे पहले ना हम एक इक्वेशन करते हैं। इक्वेशन क्या है कि जो एसेट्स हैं, ठीक है, जो एसेट्स हैं वो होते हैं इक्वल टू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी मतलब कैपिटल, ठीक है, प्लस लाइबिलिटीज़, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर हम एसेट्स को डिवाइड कर लेते हैं। एसेट्स में क्या आ जाते हैं, एक तो फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, प्लस एक आ जाते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। और लाइबिलिटी में क्या आ जाता है, एक आ जाती हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़ और एक आ जाती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो इसके हिसाब से इक्वेशन हमारी जो है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विटी फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन हमारी क्या बननी चाहिए, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, है ना। फिक्स एसेट में प्लस करंट एसेट्स मतलब एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर एसेट में से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते, इक्विटी निकल के आ जाएगी, राइट। तो एसेट्स क्या है हमारे, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, उसमें से इक्विटी को लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो लाइबिलिटी क्या है हमारी, करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी निकल के, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी, ठीक है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट मतलब टोटल ऑफ एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th, इफ ओनर्स कैपिटल इज 50,000, ठीक है, लाइबिलिटीज दी हुई हैं 30,000, फिक्स एसेट्स दी हुई हैं 70,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट की वैल्यू क्या होगी, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, राइट। तो यहाँ पे उसने इक्विटी की वैल्यू दी है ये 50,000, है ना, लाइबिलिटी की वैल्यू दी है कितनी 30,000, तो टोटल ऑफ एसेट्स कितने हो गए 80,000, राइट। मतलब टोटल ऑफ एसेट्स हो गए 80,000। अब टोटल ऑफ एसेट्स है हमारे पास 80,000, टोटल एसेट में फिक्स एसेट एंड करंट एसेट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स माइनस कर दें 70,000 के, तो हमारे पास क्या आ गया 10,000 के करंट एसेट, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नेट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिराइव्ड एट डैश स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो कौन से स्टेज पे डिराइव होता है, ठीक है। ऑप्शन है क्लासीफाइंग स्टेज, नहीं, क्लासीफाइंग स्टेज कौन सी होती है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन सॉरी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करते हैं पहले हम ट्रांजैक्शन, लाइक राइट, जर्नल में, उसके बाद क्या करते हैं उसको क्लासीफाई, मतलब जब हम लेजर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन करना। इंटरप्रिटेशन, नहीं ये नहीं आएगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में आ जाता है। रिकॉर्डिंग नहीं आएगा बिकॉज ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोसीजर है, जर्नल एंट्रीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या आ जाता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, ठीक है, उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी में क्या आ जाता है, जैसे ट्रायल बैलेंस भी समरी में आ जाता है इसकी, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे इसकी समरी में आ जाता है। तो समरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये किस स्टेज पे आ गया, समराइजिंग स्टेज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट लिखा है, ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑब्वियस है ये तो, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें, राइट। नेक्स्ट है असरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये भी नहीं आएगा आंसर इसका, क्योंकि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सॉरी अकाउंटिंग करते हैं,
ठीक है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखें कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन भी हम देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद द टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं आए होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मिस्टर एक्स अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 57,000। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 57,000 का इन हिज बिजनेस। दिस इज, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मिस्टर एक्स ने क्या किया है? 57,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट अर्न किया है मिस्टर एक्स ने, तो ये क्या है? ये एक इवेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट। अब हमें इनमें से इवेंट को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है सेल ऑफ गुड्स, तो ये इवेंट नहीं है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्थ ₹4,000, ये रहा इवेंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है वो क्या होता है? इवेंट होता है। नेक्स्ट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹8,000, ये ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्थ ₹4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डैश एंड इवेंट्स एंड प्रेजेंटिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करके डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डैश वॉज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की रूट कौन सी है इनमें से? सोशल अकाउंटिंग नहीं, इसका सही आंसर है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, मतलब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, ये कब होती है? समरी बनाने के बाद में, जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ये बिल्कुल लास्ट में थे। जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम उससे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट उसने बोला मैथोडिकल क्लासिफिकेशन, ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डाटा, नहीं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड डाटा सो एज टू पुट इंफॉर्मेशन इन यूजेबल फॉर्म, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये एनालिसिस स्टेज अलग होती है। ठीक है, एनालिसिस के बाद करते हैं हम इंटरप्रेटिंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जो हमने डाटा एनालाइज किया है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, उसकी रिलेशनशिप को समझना, उसे एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। क्लियर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, that is explaining the meaning and significance of the relationship of analysis of accounting data. Next question is question number 22, the process of recording financial data along with the preparation of trial balance। तो ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करना विद द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कवर्ड अंडर। बुक कीपिंग में आता है, अकाउंटिंग में आता है, क्लासीफाइंग में आता है या समराइजिंग में? देखो इन दोनों में से तो नहीं आता है ना, इन दोनों में से किस में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? बुक कीपिंग होगा या अकाउंटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स आर पुट एट वन प्लेस। ठीक है, जो फिक्स एसेट्स के रिलेटेड आइटम है उसको हम एक जगह पे रखते हैं, वाइल ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स के साथ रिलेटेड आइटम है उनको हम अलग जगह पे रखते हैं। मतलब फिक्स एसेट्स एक जगह पे और करंट एसेट्स के सारे एक जगह पे। विच प्रोसीजरल स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग इज बीइंग रेफर्ड। तो ये हम अकाउंटिंग की किस स्टेज पे करते हैं? ठीक है, कम्युनिकेटिंग स्टेज तो सबसे लास्ट में होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि इंटरप्रेटिंग करते हैं, जिसमें हम समझते हैं, तब होती है कम्युनिकेटिंग स्टेज। उससे पहले होती है एनालाइजिंग स्टेज। ठीक है, तो ये हम कब करते हैं? एनालाइजिंग स्टेज पे करते हैं। ठीक है, जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं ना, जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या कॉमन साइज स्टेटमेंट, तब हम क्या करते हैं? फिक्स एसेट्स को अलग जगह पर रखते हैं, करंट एसेट्स को अलग जगह पर रखते हैं, ताकि हम उसे अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें।
ठीक है, कि फिक्स एसेट बढ़े हैं या घटे हैं, करंट एसेट बढ़े हैं या घटे हैं। जब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, तब हम उन्हें अलग अलग प्लेसेस पे रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गवर्नमेंट रेजेस फंड्स थ्रू टैक्सेस एंड स्पेंड ऑन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट ने फंड इकट्ठा किया टैक्सेस वगैरह से, है ना, और उसको वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे खर्च कर दिया। तो जो भी डेफिसिट और सरप्लस होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो भी डेफिसिट हो रहा है या फिर सरप्लस हो रहा है, मतलब जो भी घाटा हो रहा है या फिर कुछ बच रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इवेंट। क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ इवेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। Substance of any transaction should be considered while recording them and not only the legal form। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो हमें उसका इकोनॉमिक इफेक्ट है जो, ठीक है, उस वो भी देखना है कि इकोनॉमिकली वो सब्सटेंस, उसका इकोनॉमिक सब्सटेंस क्या है, मतलब हम उसे मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिकली हमारे लिए कैसी ट्रांजैक्शन है। मतलब सिर्फ हम उसकी लीगल फॉर्म नहीं देखते, लीगल फॉर्म से ऊपर है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे रेवेन्यू से रिलेट करती है नहीं करती। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए ट्रू है, इसका सही आंसर आएगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो किसके बेस पे असर्टेन की जा सकती है। तो ऑप्शंस है हमारे, रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस। नहीं, बुक कीपिंग प्रोसेस से हम फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं देख सकते, जो क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये हमें कहाँ से पता लगती है, बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट किसके अंडर आती है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे देख सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिपोर्ट। यस, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। ऑन March 31, 2016 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹45,000। ठीक है, उसने क्या बोला कि 31 मार्च 2016 को, ठीक है, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹45,000 जो हमने सेल किया गुड्स की 45,000 की। ठीक है, बिजनेसमैन इज लेफ्ट विद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 20,000। बिजनेसमैन है जो, ठीक है, उसके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई 20,000 की। दिस इज, तो ये क्या है, ये इसको हम मानेंगे इवेंट, बिकॉज यहाँ पे ना उसने दिया नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर है जो वो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर उसने दिया होता कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो हम उसे लिखते कि ये एक ट्रांजैक्शन भी और इवेंट भी है, बट उसने दिया नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इवेंट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है एक मिनट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट, लैंडर्स, सप्लायर, कस्टमर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, ये सभी दिए हुए हैं। तो उसने कहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से एक्सटर्नल है और कौन से इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शंस में से। इंटरनल क्या दिया है उसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लैंडर्स नहीं, ये गलत हो गया, बिकॉज लैंडर्स, सप्लायर्स ये सभी एक्सटर्नल में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, इंटरनल में दिया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल इंटरनल में आते हैं, मैनेजर्स भी इंटरनल में है, पार्टनर्स भी इंटरनल में है। इंटरनल तो ठीक हो गया इसका। एक्सटर्नल देखते हैं अब, इन्वेस्टर एक्सटर्नल है, ऑब्वियस है, कस्टमर भी एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल है, लैंडर भी एक्सटर्नल है, एंड सप्लायर भी एक्सटर्नल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड टू मेन कंपोनेंट्स, नेमली। जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का, ठीक है, उसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जनरेटिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना और यूज़ करना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना और रिपोर्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बी आएगा, जनरेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं एक बार फिर क्या कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मनीषा कॉमर्स क्लासेस के नाम से। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें एंड अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।